नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 6 नदी यहाँ पर का अभ्यास कार्य का प्रश्न नंबर 3 करेंगे। 2 तक हमने कर लिए थे। तीसरा प्रश्न आता है कि नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। अब यहाँ पर प्रश्न समझने की बात है कि हमने एक तो वचन बदलने हैं और वचन बदलने के बाद हमने क्या करना है, इस वाक्य को फिर से लिखना है ठीक करके, क्योंकि जब हम वचन बदलेंगे तो वचन तो हम बदल ही रहे हैं रेखांकित शब्द का, लेकिन साथ साथ क्रिया शब्द भी कई जगह पर बदल जाते हैं। तो हमने उस चीज़ का भी ध्यान देना है कि वहाँ पर भी वचन जो है बदले जाएं। जैसे पहला है क, मैंने अपने खेत में पानी दिया। खेत को हमने वचन बदलना है, मैंने अपने खेतों में पानी दिया। हो गया क्लियर? खेत का क्या बन गया? खेतों। खेत का क्या बना? बहुवचन, खेतों। नेक्स्ट ख, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अब बच्चे क्या है? बहुवचन है। यहाँ पे क्रिया शब्द में भी रहे हैं, बहुवचन आगे क्रिया भी बदली है, लेकिन अब इसको भी हम चेंज करेंगे। बच्चे का बच्चा एक वचन में ले आएंगे। बच्चा मैदान में खेल रहा है। अब यहाँ रहे की क्रिया शब्द का रहे की जगह क्या आ जाएगा? रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर संज्ञा शब्द भी बदले हैं तो साथ में क्रिया भी बदल गई है। इसको हमने दोबारा से लिखा, बच्चा मैदान में खेल रहा है। इसी तरह से ग, नदी सबको पानी देती है। अब नदी एक वचन है, इसको हमने बहुवचन में लेकर आना है। नदियाँ सबको पानी देती है की जगह क्या आ जाएगा? हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि है जो है एक वचन आता है। हैं अगर बिंदु लग जाती है तो हैं बहुत सारा के लिए प्रयोग होता है। हैं बिंदु लगी है यहाँ पर। इसका फिर से देखिए, नदियाँ सबको पानी देती हैं। हो गया क्लियर? नेक्स्ट घ, सागर में लहरें उठ रही थीं। अब लहरें ये बहुवचन है, थी यहाँ पे थी नहीं है, थी बिंदु है, बहुवचन है। तो हमने ये दोनों लहरें और थी ये दोनों को हमने बदलना है। सागर में लहरें का क्या आ जाएगा? लहर उठ रही थी नहीं आएगा, थी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर संज्ञा भी बदली और क्रिया भी बदली। सागर में लहर उठ रही थी, है ना। मैंने दीपावली पर दिया खरीदा। दिया और खरीदा इन दोनों शब्दों को बदलेंगे हम। मैंने दीपावली पर, दिया का क्या बन जाएगा? दिए। दिए पता है ना, दीपक। खरीदा की जगह क्या आ जाएगा? खरीदे। बहुत सारे खरीदे हैं दिए, तो मैंने दीपावली पर दिए खरीदे। नेक्स्ट, रीमा ने फूल उठाया। फूल एक है, उठाया। अब इस यहाँ पर उठाया का हमने बदलना है। ठीक है, वचन बदलना है। रीमा ने फूल उठाए। रीमा ने फूल उठाए। समझ में आ गया आपको सबको कि हमने वचन कैसे बदले? यहाँ पर संज्ञा शब्द भी बदली है, वचन उसके भी बदले हैं और साथ में क्रिया शब्दों के भी, क्रिया जो है उसको भी हमने वचन उसके भी बदले हैं। तो नेक्स्ट आ जाइए जीवन मूल्य। जीवन मूल्य ये हम अभी इसको हमने कैसे करना है कि हम ओरल करेंगे, इसे नोटबुक में नहीं करना। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं। लहर उठाती जाती है। लहर उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं। लेकिन थकती कहीं नहीं। चाहे जितना पानी लो। चाहे जितना पानी लो मन में बुरा न लाती है। एक दिए सी जगर मगर।
एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही। अब ये 6 पंक्तियाँ हैं। इन पंक्तियों के आधार पर हमने जीवन मूल्य के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, ऊपर लिखी पंक्तियों के माध्यम से नदी हमें क्या क्या सिखाती है। देखो 6 की 6 ये 3 के 3 पैराग्राफ में हमें नदी कुछ ना कुछ सिखाती है। वैसे तो पूरी कविता में ही हमें शिक्षा मिलती है कि नदी क्या है, कि आगे बढ़ती रहती है, कि लहर उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं, कि हमें कभी भी आगे बढ़ते समय कभी भी थकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। पहली बात तो यह है कि हमें आगे निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। दूसरा है, चाहे जितना पानी ले लो मन में बुरा न लाती है। कहता है कि नदी उसमें से कितना भी निस्वार्थ भाव से पानी देती है सबको, कोई भी कितना भी ले ले तो वो कभी भी बुरा नहीं मानती। अर्थात यहाँ पर क्या है, हमें क्या शिक्षा मिली इससे, कि हमें कभी भी किसी को भी कुछ देते समय हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, यानी कि निस्वार्थ भाव से हमें सबकी सेवा करनी चाहिए। तीसरा है, एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही। एक दिए सी, जैसे दिए की लो एक जगर मगर करती हुई हमेशा जलती रहती है। एक लो जो है, लो जो अगर बत्ती को जला देते हैं तो वो हमेशा जलती रहती है। इसी तरह से कहते हैं कि हमें भी निरंतर जो है काम में लगे रहना चाहिए, निरंतर जो है कार्य करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से नदी जो है हमें ये बातें सिखाती है, नदी से हम ये बातें सीखते हैं। नेक्स्ट आता है, क्या नदी के इन गुणों को अपनाने से हमारे व्यवहार में अंतर आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि जब हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे तो हम जीवन में उन्नति भी करेंगे। और हम अगर दूसरी बात है कि अगर हम निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं तो हमें अच्छे फल मिलते हैं, क्योंकि हमारी जो भावनाएं हैं वो कैसी हैं, अच्छी हैं। और हमें जो है दिए की तरह हमेशा टिमटिमाते नहीं जलते रहना चाहिए, यानी कि अपने जो काम जो हम कर रहे हैं उसको जो है पूरी मेहनत से लगन से करना चाहिए। ये सब जो है हमें नदी सिखाती है। तो इस प्रकार से हमने इन जो नदी यहाँ पर कविता है उससे हमने ये बातें सीखी, ताकि जो है हम अपने जीवन में प्रगतिशील हो, निरंतर आगे बढ़ते रहें, कभी रुके नहीं, हमारा धैर्य हमारा साहस जो है कभी कम ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है प्रश्न, कुछ करने के लिए। ये हमने करने के लिए, कुछ करने के लिए, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कुछ करने के लिए प्रश्न नंबर 1 है, भारत में अनेक नदियाँ बहती हैं। आपने देखा है भारत में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, गंगा, यमुना, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, ब्यास, रावी, है ना, तो झेलम, बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियाँ बहती है। इनमें से किन्हीं 5 नदियों के नाम व उनके राज्यों के नाम नीचे दी गई तालिका में लिखे। ये तालिका दी हुई है, एक साइड पे नदी है, दूसरी तरफ राज्य है, तो कहाँ से कौन सी नदी गुजरती है उसके बारे में हमने बताना है। तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमने कुछ नदियों के नाम लिखे हैं। नदी के नाम एक साइड पे लिखे हैं, दूसरी साइड पे कहाँ से वो जा रही है, किस किस राज्य को वो में से गुजरती है, उनके नाम लिखे हैं। तो आप नदियों के नाम तो कोई भी लिख सकते हो, लेकिन आपको उस नदियों के नाम लिखने हैं जहाँ पर आपको पता हो कि ये कौन से राज्य से जो है ये नदियाँ बहती हैं, किस राज्य में कौन सी नदी बहती है। बिल्कुल सही उत्तर होने चाहिए। अब आपने यहाँ पर जैसे पहले का लिखा, व्यास, व्यास नदी कहाँ कौन से राज्य में से गुजरती है? पंजाब। सतलुज हमारे हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। गंगा ये उत्तराखंड में भी जाती है ना। फिर यमुना हिमाचल प्रदेश, ये बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एक राज्य में से निकलती है, बहुत सारे कई राज्यों में से गुजर कर जाती है ये, और अंत में जाकर सागर में जाकर मिल जाती हैं। तो हमने तो यहाँ पर एक एक राज्य का नाम लिया है, ठीक है। आपने भी एक ही एक राज्य का नाम लिखना है, तो ये चीज़ का आपने विशेष ध्यान देना है। यमुना हिमाचल प्रदेश, हुगली नदी पश्चिम बंगाल, ठीक है।
तो ये आपने नदी और ये फिर उसके साथ हमने राज्य लिखे कि जहाँ पर ये नदियाँ बहती हैं। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 2। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी है सबसे लंबी नदी? ब्रह्मपुत्र। ये नदी कहाँ पर बहती है? पश्चिम बंगाल में बहती है। पता कीजिए, आपने बताकर लिखना। ब्रह्मपुत्र है और ये पश्चिम बंगाल में बहती है। फिर आता है गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा का गंगोत्री है उद्गम स्थल। यह नदी किन किन राज्यों में बहती है? आपने राज्य बताने, कौन कौन से राज्य से निकलती है। एक तो हमने लिखा ही है यहाँ पे उत्तराखंड, बाकी के राज्य में आपने बताना है कि कहाँ कहाँ से ये निकलती है, किस किस राज्य में से होकर ये गुजरती है। इसके जल दूषित होने के क्या कारण है? आप देखिए, नदियाँ जहाँ से गुजरती हैं पानी वहाँ पर बहुत मैला हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कई जगह पर तो कल कारखाने अपना गंदा पानी, अपना गंदा मल जो है उसमें फैक्ट्रियों का उसमें डाल देते हैं। दूसरी बात है कि लोग जो है अपने पशुओं को उसमें नहलाते हैं। फिर उसके बाद हम अपने गंदे कपड़े भी धोते हैं, पशुओं को नहलाते हैं, है ना, और उसमें कूड़ा करकट भी डाल देते हैं नदियों में। तो क्या होगा? जब हम पॉलीथीन भी डाल रहे हैं, उसमें गंद भी डाल देते हैं, घर का गंदा सामान निकाला उसमें डाल दिया, लाशों को बहा दिया, मल मूत्र नदियों के साथ कर देते हैं, पास ही कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो नदियों का पानी है वो दूषित हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, और जिसके कारण जो है हमारा सारा जल जो है पीने लायक नहीं रहता। तो इस प्रकार ये कारण है हमारे। इस नदी को साफ करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं? इन नदियों को साफ करने के क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं? देखो, हमारी सरकार के द्वारा बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। नदियों को साफ करने के लिए अभियान चलाया था, है ना, कि उसमें लोगों को जागरूक किया था कि नदियों में कूड़ा करकट ना बहाएं, पशुओं को ना नहलाएं, है ना, और कल कारखानों का गंदा पानी जो दूषित पानी है उसको उसमें ना डालें। और क्या बताया था कि जो लाशों को बहा देते हैं तो उन लाशों को नहीं बहाना, है ना, और उसके बाद पॉलीथीन नहीं उसमें डालने। पॉलीथीन में कूड़ा करकट डालते हैं और उसमें डाल देते हैं, जिससे कि पानी रुक जाता है, और उसका नदियों की जो गहराई है वो भी, जब कूड़ा करकट उसके अंदर जाएगा तो उसकी गहराई भी कम हो जाती है ना, तो उससे भी जो है पानी दूषित होने लग जाता है। तो ये सारी की सारी इसको करने के लिए, हमें साफ कर रखने के लिए हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह सारी जानकारी इकट्ठी करके कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। अब मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं। आपने यहाँ पर प्रश्न जो है, ये दोनों प्रश्न आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। पहला प्रश्न तो ये कि दुनिया का सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये बताना है, आपने लिखनी है। और ये नदी कहाँ से बहती है, कहाँ पर बहती है ये, ठीक है, इसको आप उत्तर लिखना है आपने। तीसरा, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल बताना है आपने, अभी बताया मैंने, गंगोत्री से। और ये नदी किन किन राज्यों से बहती है, किन किन राज्यों से बहकर निकलती है। फिर इसके जल के कारण, दूषित होने के कारण बताने हैं हमने, कौन कौन से कारण है कि जिससे कि इनका पानी जो है दूषित हो जाता है, ख़राब हो जाता है ना, पीने लायक नहीं रहता। तो वो कारण बताने हैं। फिर दूसरी हमें नेक्स्ट प्रश्न है, इस नदी को साफ़ करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। तो हमने फिर इन नदियों को साफ़ करने के क्या क्या उपाय हमारे द्वारा या हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं उनको लिखना है। आपने यहाँ पर तीन, एक तो जल को दूषित होने के कारण 3 या 4 लिखेंगे, फिर साफ़ करने के क्या क्या उपाय किए ये भी 3 या 4 लिखने हैं, जिससे कि आपको पता रहे कि हमारा जो पानी है वो कैसे दूषित हो रहा है, और उस दूषित पानी को फिर से साफ़ स्वच्छ करने के लिए हम और हमारी सरकार क्या समाधान निकाल रही है। तो ये प्रश्न आपने अपनी नोटबुक में, हिंदी की नोटबुक में करना है, इसकी जानकारी, और सेकंड वाले की आपको जानकारी पूरी तरह से होनी चाहिए। फर्स्ट वाला प्रश्न जो है आपने याद करना है, पहले तो नदियों के नाम आपको याद होने चाहिए, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये नदियाँ कहाँ कहाँ बहती हैं।
किस राज्य को में से होकर निकलती हैं, ये बहती हुई जा रही हैं। ठीक है ना, एक से ज़्यादा भी राज्य बता सकते हैं आप, लेकिन याद करने के लिए तो आपको एक ही याद करना है। ठीक, और ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है तीनों, कुछ करने के लिए ये आपके जीके के में भी बहुत काम आते हैं, तो इसलिए हर बच्चे ने ध्यान देना है। तो आज आपका ये पाठ जो है यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।